Students, we are going to do some more theorems on linearly independent and dependent sets. First one is every subset of a linearly dependent set of vectors is linearly independent. Let S1 be the set x1, x2, xp linearly independent and S2 be any subset of S1. S2 has elements x1, x2, xt. Then t is less than p. अब क्योंकि डेफिनेशन से S1 आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो इसका मतलब अगर आप लीनियर कम्बिनेशन लोगे a1x1 प्लस a2x2 प्लस a2xt प्लस apxp इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सारे कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे, 0 आएंगे. सो ऑल द कोएफिशिएंट्स विल बी 0. a1 a2 at ap. अब at भी तो 0 आ रहा है ना, तो अगर मैं इसी को रीराइट कर लूँ, ये ऊपर वाला जो आपका लीनियर कम्बिनेशन था ये वाला, इसको अगर मैं रीराइट कर लूँ, मैं इसको सिर्फ at तक ले लूँ, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा a1 a2 a2x2 प्लस atxt इक्वल टू 0, और सारे के सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. तो इट मीन्स आपके पास यहाँ से क्या आ गया कि x1 x2 xt जो सेट है वो कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. Hence, every non-empty subset of a linearly independent set of vectors is linearly independent. And now next theorem is, if vectors x1, x2, xp are linearly dependent, then at least one of them is a linear combination of the rest. तो कैसे प्रूव करोगे ये देखो, क्योंकि वेक्टर्स आपको जो दे रखे हैं x1, x2, xp वो लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं, तो बाय डेफिनेशन जितने वेक्टर हैं p तक है ना, तो p तक ही स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 ap नॉट ऑल 0 सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ap xp विल बी इक्वल टू 0. इसी को रीराइट कर लो. कैसे रीराइट करो, हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ai माइनस 1 xi माइनस 1 ai xi प्लस ai प्लस 1 xi प्लस 1 एंड ap xp इक्वल टू 0. सपोज अब आपको ये दे रखा था कि कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सारे 0 नहीं है, मतलब कम से कम एक ऐसा जरूर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. सपोज कर लो कि ai इज नॉट इक्वल टू 0. जो नॉट इक्वल टू 0 है, अब ai की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके p तक, कोई फिक्स नहीं है कि यही वाला है, यहाँ पे दिखा दिया तो वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जनरल है. अब जो नॉट इक्वल टू 0 है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उस फैक्टर को लेफ्ट पे और बाकी सब राइट पे. तो ये लेफ्ट पे रख लिया मैंने ai xi, और बाकी सब आपने क्या किया, इधर रख लिए a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ai माइनस 1 xi माइनस 1 ai प्लस 1 xi प्लस 1 एंड ap xp. देखो यहाँ से ai xi वाली टर्म इधर चली गई है, ठीक है. अब ai से डिवाइड कर दो, तो xi की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a1 बाई ai प्लस a2 बाई माइनस ai x2 प्लस सोन ai माइनस 1 माइनस ai xi माइनस 1 ai प्लस 1 माइनस ai xi प्लस 1 ap xi xp. इसका मतलब xi जो है वो लीनियर कम्बिनेशन हो गया बाकी बचे हुए सारे वेक्टर्स का, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट. अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है. नेक्स्ट थ्योरम ये है कि इफ वन ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 xp can be expressed as a linear combination of the rest, then the p vectors are linearly dependent. अगर आपके पास ये एक तरह से पहले वाली थ्योरम का कन्वर्स है कि अगर दिए हुए वेक्टर्स में से एक बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन है, तो उस केस में वो सारे वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट. तो कैसे प्रूव करेंगे, मान लो xi वेक्टर जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 xi माइनस 1 xi एंड xp. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, कितने, जितने ये वेक्टर्स हैं ये वाले a1 a2 a3 ai माइनस 1 ai प्लस 1. ध्यान दो यहाँ पे ये जो है आपके पास xi प्लस 1 होगा, ये गलती से लिखा हुआ है xi प्लस 1 होगा, और यहाँ पे ai प्लस 1 ap. वी हैव xi की वैल्यू क्या हो गई, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ai माइनस 1 xi माइनस 1 प्लस ai प्लस 1 xi प्लस 1 प्लस ap xp. ये वैल्यू हो गई.
अब आपको क्या करना है कि इस xi को यहाँ पे बीच में सेट कर दो इस साइड लाके। तो क्या हो गया a1x1 प्लस a2x2 प्लस ai-1 xi-1 प्लस -1 इंटू xi और ai+1 xi+1 ap xp इक्वल टू 0। अब ये जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया किसका, x1 x2 xi-1 सबका। जो बीच में से मिसिंग था वो आपके पास आ गया, मतलब x1 से लेके xp तक का पूरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक कोफिशिएंट जो है वो -1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हो गए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। सो ऑल द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो किस तरह से आपको प्रूव करनी है। इफ दिस सेट x1 x2 xp इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द सेट x1 x2 xp y is linearly dependent, then y is a linear combination of the vectors x1 x2 xp। मतलब अगर आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था, इसमें एक वेक्टर सिर्फ और जोड़ा है और वो सेट हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, तो फिर y लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सारे x1 x2 xp का। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं इस सेट का जो दूसरा वाला सेट दिया हुआ है, मीन्स a1 x1 a2 x2 ap xp प्लस a इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपको ये सेट कैसा दे रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है ना। तो जब ये लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो ये कोफिशिएंट सारे 0 नहीं हो सकते, मतलब इसमें से कोई एक कोफिशिएंट ऐसा जरूर होगा जो नॉट इक्वल टू 0 हो। अब केस 1 ले लो कि अगर मान लो a 0 हो जाए, जो आपने y का कोफिशिएंट लिया है, अगर ये 0 हो गया तो यहां से ये क्या बन गया, a1 x1 a2 x2 प्लस ap xp रह गया फिर इक्वल टू 0। और ये जो सेट है x1 x2 xp तक का, ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, गिवन है ना। तो जब आपको वो लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा कि सारे कोफिशिएंट कैसे आने चाहिए, सारे के सारे कोफिशिएंट आपके पास ये वाले कैसे आएंगे, 0, a1 0 a2 0 ap तक सबके सब 0। तो ये सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। a आपने 0 मान लिया, ये बाकी के यहाँ से 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 xp और y के जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिया था उसके सारे ही कोफिशिएंट 0 हो गए। और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट था, तो इसलिए a जो है वो 0 नहीं हो सकता। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या आना चाहिए, सेकंड केस डिस्कस करो कि a इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो उस केस में जब a नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आपके पास जो ऊपर वाला रिलेशन दे रखा था, ये यहाँ पे जो आपका रिलेशन शुरू में लिया है आपने, ये 1, ये वाला जो 1 है, इस 1 से आप देखो ay को एक साइड पे ले जाओ और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे। तो आपके पास क्या आ गया, -ay इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस ap xp और y इज इक्वल टू a1 बाय -a x1 a2 बाय -a x2 ap बाय -a xp। इसका मतलब y लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया बाकी सब x1 x2 xp का, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये कुछ थ्योरम्स हमने कर ली। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ये सेट किस तरीके से आपको प्रूव करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें सबसे पहले तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ये कांस्टेंट लिया a इंटू पहला वेक्टर, b इंटू दूसरा वेक्टर, c इंटू तीसरा वेक्टर, उसको 0 पुट किया। 3 एलिमेंट यहाँ थे तो 3 ही इधर लेने हैं, 0 0 0। अब आपने इस a से मल्टीप्लाई किया a 2a 0, इससे मल्टीप्लाई किया 0 3b b, इससे मल्टीप्लाई किया -c 0c। अब पहले पहले ऐड होंगे ना, ये पहला यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, तो a प्लस 0 -c, ये पहला हुआ। दूसरा 2a प्लस 3b प्लस 0, तीसरा क्या होगा 0 प्लस b प्लस c। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 0 0 के। तो 3 इक्वेशन बन गई, पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। इन 3 इक्वेशन से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, c के बराबर आ गई, पहली वाली देखो, और b की वैल्यू आ गई -c, और आपके पास यहां से जो तीसरी वाली क्वेश्चन है आपके पास, उससे आपके पास वैल्यू निकल के आएगी a की वैल्यू 3/2c। तो
इन सब वैल्यूज को जब आप पुट करोगे, जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएंगी, c इक्वल टू 3/2c एंड देयरफॉर c विल बी 0 एंड ऑटोमेटिकली a इक्वल टू b इक्वल टू c ऑल आर 0 एंड व्हेन ऑल आर 0 सो ऑल द कांस्टेंट्स बिकम 0 एंड देयरफॉर वेक्टर्स बिकम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड सेकंड मेथड जो है, जो कि मैं हमेशा सेकंड मेथड प्रेफर करती हूँ, वो देखो क्या है कि हम क्या करें कि सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बना लें जिसके के कॉलम दिए हुए वेक्टर्स हों। अब दिया हुआ पहला वेक्टर था 1 2 0, दूसरा था 0 3 1, तीसरा था -1 0 1। और अब आपको क्या करना होता है कि इस मैट्रिक्स को रो इकोलन फॉर्म में या ट्रायंगुलराइजेशन करना है इसका। तो कैसे करेंगे, इस 2 को 0 बनाना है ना फर्स्ट की हेल्प से, तो ऑपरेशन लगाओगे R2 - 2 R1। ये ऑपरेशन लगने के बाद आपके पास फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, थर्ड में कोई चेंज नहीं है, सेकंड में चेंज आ गया, 2 की जगह पे 0 आ जाएगा, 2 - 2 करके और 3 - 0 करके 3 और 0 + 2 करके 2। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे को डायगोनल पे 1 चाहिए तो इंटरचेंज कर लो सेकंड और थर्ड रो को। तो आपके पास सेकंड रो के अंदर आपके पास यहाँ 1 1 आ जाएंगे और थर्ड रो में 0 3 2 आ जाएगा। अब आप ऑपरेशन लगा लो, क्योंकि आपको इस 3 को 0 बनाना है, ऑपरेशन लगाओ R3 - 3 R2। ये ऑपरेशन लगाने से आपके पास चेंज किस में आया, थर्ड रो में। तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज हो गई, थर्ड में आपके पास 3 - 3 करके 0 आ गया एंड 2 - 3 दैट इज -1। अब यहाँ पे ट्रायंगुलराइजेशन हो चुका है और इसकी वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट की निकालोगे तो -1 आएगी। सो इसका रैंक क्या है, आपके पास 3 है और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, वो भी 3 थे। तो जब रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हो तो इसका मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये रैंक आपका नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आता तो वेक्टर्स हो जाते लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके कॉलम जो हैं वो दिए हुए वेक्टर्स हैं और फिर उसका ट्रायंगुलराइजेशन करना है, फिर रैंक निकालना है। और अगर रैंक वेक्टर्स के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट, अगर वेक्टर से कम है तो डिपेंडेंट। अब आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो अब आपने अपने आप क्वेश्चंस ट्राई कर